हेलो व्यूअर्स, मैं महेश श्रीवास्तव। मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ यूपीएससी का। और मैं अभी आप लोगों को आगामी आने वाले 2024 के आरओ एआरओ यूपीपीसीएस अक्टूबर में है, आरओ एआरओ दिसंबर में है। उस एग्ज़ाम को देखते हुए, उसको फोकस करते हुए हम अपना ये बैच शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा हिस्ट्री जिस भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है सबके लिए लाभदायक होगा। मेरा उद्देश्य है सबको फ़ायदा पहुँचे, और उसी के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने जो कुछ मेरा ज्ञान है कोशिश करूँगा। आप सब लोग जानते होंगे, थोड़ा कुछ और मैं बता पाऊँ। और शुरू करते हैं। हिस्ट्री आप सब लोग पढ़े होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। हम इंट्रोडक्टरी पार्ट का वीडियो इसके पहले बना चुके हैं। हम आज सीधे सीधे चैप्टर पे आते हैं। हमारा पहला चैप्टर है पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, जिसमें हम ये देखेंगे कि मानव का जीवन कैसे कैसे संघर्षों से गुजरा है और कैसे कैसे किन परिस्थितियों से उसने अपने जीवन को आसान बनाने के लिए परिवर्तन किया है, और क्या क्या हम उसमें जानेंगे। और यूपीएससी या यूपीपीसीएस या जो भी कमीशन है हमसे जानना क्या चाहता है, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यही बिंदु है जिसको हम समझ सकते हैं कि प्रश्न कैसे आते हैं, उसका उत्तर कैसे दें। तो शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। आज का लेक्चर है पाषाण काल। पाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, एवं नव पाषाण काल। इन तीनों कालों की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। एक तो जीवन शैली के आधार पे, एक पत्थर के उपकरण के आधार पे। जैसे पहला हम अगर इसको ले लें, पत्थर के उपकरण के आधार पर, पत्थर के उपकरण के आधार पर अगर हम इसको लेते हैं तो हम देखेंगे पूरा पाषाण काल में जो पत्थर थे, जो पत्थर के औजार थे, ये बड़े होते थे, बड़े पत्थर के औजार। मध्य पाषाण काल में छोटे पत्थर के औजार, और नव पाषाण काल में इन पत्थर के औजारों पे पालिशदार पत्थर के औजार, अर्थात इन पत्थर के औजारों पर पालिश कर दिया गया। इस मध्य पाषाण काल को लघु पाषाण काल भी बोले जाते हैं। हम एक शब्द से परिचित हैं, पाषाण काल। पाषाण काल हम कहते क्यों हैं? इसका अर्थ है कि जो पाषाण काल है, जिसका कालखंड 5 लाख साल का है, लगभग 5 लाख वर्ष का इसका कालखंड है। अगर इसको हम जो रिसर्च के बेस्ड पे जो डिसाइड हुआ है डेट, उसको हम देखें तो 5 लाख से लेके 2350 बीसी ईसा पूर्व तक ये कालखंड होता है, हड़प्पा के सभ्यता के पहले तक। पाषाण काल का अर्थ यह है कि पाषाण मानव जीवन में इतना उपयोगी था कि उसके बिना हम मानव जीवन की और उसके रहने की, खाने की कल्पना ही नहीं कर सकते थे। मानव जीवन पाषाण पे ही आश्रित था। मानव पाषाण के उपकरण बनाता था, उससे वो
शिकार करता था, उससे वो वनस्पतियों या पेड़ों को भी काटता छाटता था। तो उसने जो पहला औजार बनाया था वो पत्थर की कुल्हाड़ी थी। इसके अलावा वो पत्थर की गुफाओं में ही रहता था, अर्थात उसके दैनिक जीवन में पाषाण का इस 5 लाख साल में इतना महत्व था कि उसको रहने के लिए प्रतिदिन पत्थर ही चाहिए था जिससे वो शिकार कर सके, और रहने के लिए पत्थर की गुफा में रहता था। तो पाषाण काल इसीलिए बोलते हैं। फिर पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। तो उपकरण के आधार पे, पत्थर के उपकरण के आधार पे, पत्थर के उपकरण के आधार पे 3 भागों में बांटा गया। दूसरा जो सबसे और इंपॉर्टेंट पार्ट है, नंबर 2, जीवन शैली के आधार पे क्या बांटा गया। पहले पार्ट में पूरा पाषाण काल में हम देखेंगे कि व्यक्ति इस भाग में शिकारी था एवं संग्राहक था। मध्य पाषाण काल में व्यक्ति आके इस शिकारी संग्राहक के अलावा पशुपालक बन गया, और नव पाषाण काल में आके जो ये संग्रह करता था, संग्रह करने से ये उपभोक्ता था, उपभोग करता था, अब ये उपभोक्ता से उत्पादक बन जाता है, और यहां से कृषि का प्रारंभ हो जाता है, कृषि का प्रारंभ। तो उपकरण के आधार पे एक बांटा गया है तीनों को, दूसरा लाइफ स्टाइल के आधार पे बांटा गया है, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति खाद्य उत्पादक से खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बनता है, और व्यक्ति के ये दोनों जीवन जो होते हैं इसमें ये व्यक्ति घुमक्कड़ रहता है, अस्थाई आवास नहीं रहता है, अस्थाई आवास नहीं, यहां भी घुमक्कड़, लेकिन यहां पे इस कालखंड में आके व्यक्ति का अस्थाई आवास हो जाता है। इन तीनों कालखंडों को हम फिर से समझ लेते हैं। पहले कालखंड का नाम है पूरा पाषाण काल, दूसरे कालखंड का नाम है मध्य पाषाण काल, तीसरे कालखंड का नाम है नव पाषाण काल। डेट अभी हम अलग अलग बताएंगे तो इनकी बता देंगे। पहले खंड में, पहले कालखंड में जब व्यक्ति था वो पूरी तरह प्राकृतिक अवस्था में था, पूरी तरह आदिम अवस्था में था, तो वो बड़े पत्थरों के औजार और हथियार इस्तेमाल करता था। दूसरे कालखंड में मध्य पाषाण काल में छोटे उपकरण, छोटे पत्थरों का इस्तेमाल करता था, और तीसरे नव पाषाण काल में पालिशदार उपकरणों का इस्तेमाल करता था। और इन तीनों कालखंडों में एक जो सबसे पत्थर का महत्वपूर्ण उपकरण था या हथियार था वो था पत्थर की कुल्हाड़ी, जिसको हैंड एक्स कहते हैं। दूसरे तरह के विभाजन में हम देखेंगे व्यक्ति का लाइफ स्टाइल कैसा था। पहले चरण में शिकारी एवं संग्राहक है, दूसरे चरण में पशुपालक है, तीसरे में कृषि का प्रारंभ होता है, अन्न उपजाना शुरू करता है। फिर इसके अलावा व्यक्ति रहता कैसे था, इन दोनों कालखंडों में पूरा पाषाण काल में और मध्य पाषाण काल में व्यक्ति घुमक्कड़ है, अस्थाई जीवन नहीं है, इसका कोई घर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, कोई बस्ती नहीं है, जहां पहुंचा वहीं रह लिया, जो मिला वो खा लिया। नव पाषाण काल में आके व्यक्ति का जीवन अस्थाई हो जाता है, और वो अस्थाई इसलिए होता है कि वो कृषि शुरू करता है, तो कृषि के लिए उसको एक जगह पे रहना पड़ता है।
अब हम सबसे महत्वपूर्ण कालखंड पूरा पाषाण के बारे में चर्चा करेंगे। हम पहले इस बात को जानेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। तो दो व्यक्तियों का नाम मैं बताऊंगा आपको, एक है अलेक्जेंडर कनिंघम और दूसरे हैं रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है और रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट जो होते हैं वो भारत में पत्थर के औजार और हथियार खोजने वाले पहले व्यक्ति होते हैं। वो रिसर्च करते हैं कि मानव जीवन प्राचीन काल में कैसा था। तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को प्रागैतिहास का जनक कहा जाता है भारत में, और कनिंघम को पुरातत्व का जनक कहा जाता है भारत में। तो हम पहले कालखंड पूरा पाषाण काल की चर्चा करते हैं। पूरा पाषाण काल में जो हमारा यूपीपीसीएस का एग्जाम होता है हम उसी पे फोकस करेंगे। इस समय वही आगामी परीक्षा हमारा अक्टूबर में पीसीएस का है और दिसंबर में आरओ का है। प्रश्न कैसे पूछता है आयोग और आगामी परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे हम उसी पर चर्चा करेंगे, उसी को फॉर्मेट बनाएंगे और उसी आधार पे हम बताने की कोशिश करेंगे जिससे कम समय में हमको ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिले। पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 5 लाख वर्ष से लेके 12,000 बीसी तक है। इस कालखंड की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो विशेषता ये है कि इस कालखंड में व्यक्ति का जीवन घुमक्कड़, था और उसका जो जीवन यापन का या खाद्य सामग्री थी वो शिकारी और संग्राहक हुआ करता था। शिकारी और संग्राहक हुआ करता था अर्थात ये व्यक्ति शिकार में जानवरों के शिकार करता था और संग्रह करता था कंदमूल, वनस्पति या जो भी उसको कुछ मिल जाता था उसको खाता था और उसको संग्रह करता था। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है व्यक्ति का पहला जो उद्यम था वो क्या था। व्यक्ति का पहला जो उद्यम था वो था शिकार का। व्यक्ति का पहला जो चरण था वो कौन सा था, शिकारी और संग्राहक का। एक तो इस तरह की इसकी लाइफ स्टाइल थी, शिकारी संग्राहक। ठीक, व्यक्ति 3 काम करता है। एक, उस कालखंड में क्या खाता था, कहां रहता था, और जो शिकार करता था वो किस चीज से करता था। खाने को ये हो गया। रहने के लिए जो व्यक्ति का था, रहने का आवास जो था वो गुफा थी। गुफा पत्थर की थी। इसके अलावा और जो आवास थे वो क्या थे, पेड़ पे भी मचान बना के और झोपड़ी बना के भी रहता था। ये प्रश्न भी यूपी पीसीएस में आ चुका है, व्यक्ति कहाँ रहता है पीसीएस में पूछा गया है। तो गुफा में रहता है बेसिकली तो यही है। उसके अलावा पेड़ मचान और झोपड़ी में रहता है। खाता क्या है, कंदमूल वनस्पति, और क्या खाता है, जानवरों को शिकार करके।
मछली खाता है, मछली पकड़ता है। अब बात आती है जो शिकार करता है, ये शिकार के लिए किस औजार का इस्तेमाल करता है? ये पत्थर का हथियार इस्तेमाल करता है। जो पत्थर का हथियार इस्तेमाल करता है वो होता है पत्थर का हथियार। और तो प्रथम हथियार जो होता है इसका, प्रथम हथियार जो व्यक्ति ने इस्तेमाल किया वो होता है हैंड एक्स या पत्थर की कुल्हाड़ी। पत्थर की कुल्हाड़ी। इसमें हम देखेंगे प्रश्न फिर आते हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरा पाषाण काल में व्यक्ति का जीवन कैसा था? घुमक्कड़ था, खानाबदोश था। आप लोग अगर समझेंगे तो क्वेश्चन सीधे सीधे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। पूरा पाषाण काल में व्यक्ति का जीवन कैसा था? घुमक्कड़ था, खानाबदोश था। व्यक्ति का पहला उद्यम क्या था? शिकारी। और व्यक्ति कैसे रहता था? शिकार करके और संग्रह करके। शिकार वो किसका करता था? जानवरों का करता था। किस चीज से करता था? पत्थर से करता था। और पत्थर के जो प्रथम हथियार उसने बनाए, मानव ने जो पहले हथियार बनाए वो थे हैंड एक्स या पत्थर की कुल्हाड़ी। एक तो ये काम होता है। दूसरा, अब ये पत्थर की कुल्हाड़ी है, ये कैसे पता चला कि मानव द्वारा उपयोग किया जाने वाला, मानव का हथियार, प्रथम हथियार मानव द्वारा उपयोग किया जाने वाला, मानव द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्रथम हथियार, मानव द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्रथम हथियार हैंड एक्स था, पत्थर की कुल्हाड़ी थी। अब इस बात का पता कैसे लगा? तो इस बात का पता, एक व्यक्ति हैं रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। ब्रिटिश जब आए भारत में तो उन्होंने अपने रिसर्च किए और नए नए लोगों ने अपने अनुसंधान किए। उसी अनुसंधान की कड़ी में एक व्यक्ति है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। ये व्यक्ति मद्रास में एक जिला है आज की डेट में, और उस जिले में एक स्थान है पल्लवरम। इस व्यक्ति ने वहां पे रिसर्च किया और पल्लवरम से 13 मई 1863 को 13 मई 1863 को पहली बार जो औजार या हथियार या उपकरण खोजा वो यही कुल्हाड़ी थी। तो इसमें हमने फिर से रिपीट कर दें कि पूरा पाषाण काल में व्यक्ति का जीवन कैसा था? खानाबदोश था। पहला उसका जो उद्यम था वो क्या था? शिकार था। 2 क्वेश्चन हो गया। मानव ने अपने शिकार के लिए, अपने जीवन के लिए जिस हथियार या उपकरण का सबसे पहले निर्माण किया, मानव द्वारा निर्मित पहला जो उपकरण था वो पत्थर का था, और वो क्या था? हैंड एक्स। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन हो गया, मानव उस पीरियड में रहता कहां था? बेसिकली गुफा में रहता था, लेकिन गुफा के अलावा भी वो कभी कभी पेड़ पे, मचान पे, झोपड़ी में भी रहता था। ये एक पक्ष हो गया। दूसरे पक्ष में हम ये भी देखेंगे कि मानव के कुछ
जीवाश्म भी मिले हैं और मानव के कुछ कल्चरल एक्टिविटीज भी रही हैं, तो उस पर भी हम चर्चा करते हैं। मानव के साक्ष्य के बारे में अगर हम बात करें, मानव के साक्ष्य या जीवाश्म, पूरी दुनिया में जो पहला मानव का जीवाश्म मिला वो मिला अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका देश से, दक्षिण अफ्रीका से मानव का प्रथम जीवाश्म। ये क्या मिला था? एक स्कल मिला था, या कपाल या खोपड़ी कहते हैं इसको। और इसकी जो अवधि है लगभग 30 लाख वर्ष प्राचीन है। इसका पीरियड 30 लाख वर्ष प्राचीन है। दूसरा जो मानव का अवशेष मिला, जो जीवाश्म मिला, वो भी अफ्रीका से ही मिला। वो स्त्री का एक %40 नर कंकाल मिला, स्केलेटन मिला है। इथोपिया एक देश है अफ्रीका में ही, अफ्रीका महाद्वीप में। तो दो देश हैं, इथोपिया और दक्षिण अफ्रीका। इन दोनों जगहों से ही मानव का प्रथम जीवाश्म मिलता है। अफ्रीका से स्कल मिलता है, केवल खोपड़ी मिलती है, और इथोपिया से एक स्त्री का 40% कंकाल मिलता है। भारत में अगर इसकी बात करें हम, भारत के संदर्भ में, तो भारत के संदर्भ में जो मानव का प्रथम साक्ष्य मिलता है, मानव का प्रथम साक्ष्य, मानव का भारत में प्रथम साक्ष्य, वो एक जगह है मध्य प्रदेश में, हथनोरा। हथनोरा एक जगह है जो कि कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। और किस नदी घाटी या किस नदी के किनारे है? तो नर्मदा नदी घाटी के क्षेत्र में है। नर्मदा नदी घाटी के क्षेत्र में पड़ता है। हथनोरा की खोज किसने की थी? खोज किसने की थी? अरुण कुमार सोनकिया ने, A.K. सोनकिया ने की थी। कब की थी? 1982 में की थी। यहां से भी जो मानव का प्रथम साक्ष्य मिला, जो जीवाश्म मिला, वो भी स्कल ही मिला है, मानव की खोपड़ी ही मिली है, जो कि लगभग 3.5 लाख वर्ष, 3.5 3.5 लाख वर्ष प्राचीन है। 3.5 लाख वर्ष प्राचीन है। अब इसमें प्रश्न बार बार पूछता है कि वो भारत का कौन सा स्थान है जहां पे मानव जीवाश्म के प्रथम साक्ष्य पाए गए? तो वो स्थान है हथनोरा। हथनोरा कहाँ है? इसमें भी दो प्रश्न बनते हैं। प्रदेश पूछेगा तो मध्य प्रदेश, नदी पूछेगा तो नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र हो गया। खोज किसने की थी? A.K. सोनकिया ने। 3 प्रश्न हो गया। चौथा, मिला क्या यहाँ पे? स्कल मिला, खोपड़ी मिली, स्केलेटन या नरकंकाल नहीं मिला। ये इस कालखंड की विशेषता है। इस कालखंड में कुछ सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, जैसे एक स्थान है भीमबेटका।
इस कालखंड की सांस्कृतिक विशेषता या कल्चरल एक्टिविटीज देख लेते हैं हम। उसमें 2 स्थान का नाम हम लिखेंगे। पहला है सांस्कृतिक, इसको आर्ट एंड कल्चर के अंदर आता है, आर्ट एंड कल्चर बोला जाता है, आर्ट एंड कल्चर। कला और संस्कृति, हर भाग में एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चलेगा और दूसरा कला और संस्कृति चलेगा। कला संस्कृति में पहला जो स्थान है एक है भीमबेटका। भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है? भीमबेटका 2 चीज के लिए प्रसिद्ध है। एक तो ये रॉक शेल्टर था, अर्थात मानव का आश्रय था, मानव आश्रय स्थल था। और दूसरा ये रॉक पेंटिंग, चित्रकला। तो भीमबेटका का जो सबसे स्पेशल है, प्रसिद्ध क्यों है? तो चित्रकला के लिए। और चित्रकला के लिए क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि चित्रकला के भारत में सबसे प्राचीन नमूने भीमबेटका से मिलते हैं। चित्रकला के भारत में सबसे प्राचीन नमूने भीमबेटका से मिलते हैं। भीमबेटका में मानव का आश्रय स्थल था और चित्रकला उस आश्रय स्थल में बनाए जाते थे। अब आश्रय स्थल कैसा था? वो था गुफा, पत्थर की गुफा। भीमबेटका से 700 गुफाएं मिली हैं। 700 गुफाएं अभी तक खोजा जा चुका है। 700 गुफाएं खोजा गया, जिसमें 500 में चित्र बने हैं। और यह चित्र जो है ये मानव जीवन के विविध पक्षों को दर्शाते हैं। खास करके शिकार करते हुए ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे जो काम करते थे बाहर जाके, उसको ये यहाँ पे पत्थर की गुफाओं में उकेरते थे। या यहाँ पे अब पहले सोचते होंगे हमको ऐसे शिकार करना हो, चित्र बनाते होंगे, फिर जाके शिकार करते होंगे। एक जो स्पेशल है भीमबेटका के बारे में, अब भीमबेटका है कहाँ? भीमबेटका मध्य प्रदेश के एमपी के रायसेन जिले में है। और इसकी जो खोज की है, भीमबेटका की जो खोज की है वो की है वी.एस. वाकड़कर ने। जो स्पेशल है भीमबेटका के बारे में, जो भीमबेटका के बारे में है वो ये है कि 2003 में भीमबेटका यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित है। तो हमने ये देखा कि भीमबेटका एक स्थान है, कहाँ पे है ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये रायसेन जिले में है, मध्य प्रदेश में।
दूसरा प्रश्न पूछा जाता है क्यों प्रसिद्ध है, तो चित्रकला के लिए। चित्रकला के भारत में सबसे प्राचीन नमूने वहां से मिलते हैं। और किस लिए प्रसिद्ध है, वो आश्रय स्थल भी हुआ करते थे। 3 प्रश्न हो गए। भीमबेटका के बारे में कभी कभी आता है कि विश्व धरोहर सूची में शामिल है, तो यस शामिल है। 2003 से ही ये विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। इस तरह हमारा कालखंड पूरा पाषाण का कंप्लीट होता है। इसमें हमने कम से कम आपको 12 क्वेश्चन बताए हैं। आगे हम दूसरा मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। पहला कालखंड हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरे कालखंड में हम मध्य पाषाण काल के बारे में देखेंगे किस तरह से प्रश्न आते हैं, हम उसका कैसे उत्तर दें। तो दूसरा कालखंड है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल दूसरा कालखंड है मध्य पाषाण काल, जो पहले कुछ और डेट हुआ करती थी पुरानी किताबों में, डेट बदल गया है। अब उसका कालखंड हो गया है 12,000 से 10,000 BC। ये उसका कालखंड है। इस कालखंड का जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो है, सबसे प्रमुख विशेषता वो है पशुपालन। पशुपालन नंबर 1। दूसरा, उपकरण के आधार पे जो दूसरी विशेषता है, पहली विशेषता तो ये हो गई। दूसरा, पत्थर के उपकरण के आधार पे जो बांटा गया है वो विशेषता है छोटे पत्थरों का उपयोग। और छोटे पत्थरों के उपयोग के कारण ही मध्य पाषाण काल का एक दूसरा नाम हो जाता है लघु पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को हम और किस नाम से जानते हैं, लघु पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है, पशुपालन है। दूसरी प्रमुख विशेषता क्या है, छोटे पत्थरों का उपयोग। उसका कालखंड क्या है, 12,000 से 10,000 BC। 3 प्रश्न हो गए। पशुपालन जब इस कालखंड में व्यक्ति ने करना शुरू किया तो उसके उद्देश्य क्या रहे होंगे। सबसे पहले तो उसने जिस जानवर को पाला। तीसरा, अगर हम इसमें प्रश्न की तरह देखें तो प्रथम पालतू जानवर जो है उसका नाम है कुत्ता। कुत्ता ही व्यक्ति ने क्यों पाला, तो उसके 2 कारण स्पष्ट हैं। कुत्ता बड़ा प्रिय होता है, आदमी के साथ घुल मिल के रह लेता है, नंबर 1। नंबर 2, व्यक्ति उस आदिम अवस्था में रहता था, प्राकृतिक अवस्था में रहता था, उसका कोई स्थायी निवास नहीं था, कोई दरवाजे खिड़की नहीं थे, गुफाओं में रहता था। तो कुत्ता उसकी सुरक्षा भी करता था, बोल के उसको जगा देता था, जिससे व्यक्ति आसानी से समझ जाता था कुछ खतरा है तो वो उससे बच जाता था। तो कुत्ता इस तरह व्यक्ति का पहला पालतू जानवर हुआ। कुत्ता पालने के बाद फिर व्यक्ति ने जिन जानवरों को फिर पाला, उन जानवरों को उद्देश्य पालने का क्या था, फिर किसको पाला उसने, भैंस को पाला, भेड़ को पाला, बकरी को पाला। इनको पालने का उद्देश्य व्यक्ति का क्या था, दूध, मांस, चमड़े या बाल, यही उद्देश्य हो सकते हैं, यही उद्देश्य रहे होंगे। क्यों, क्योंकि भेड़ बकरी या इस तरह की चीजें दोनों काम, ये दुग्ध भंडार का काम करते हैं, ये खाद्य भंडार का काम करते हैं। कोई जानवर दूध दे रहा है, उससे व्यक्ति का खाने का काम चल जा रहा है। और कोई जानवर को मार के, आग का आविष्कार नहीं हुआ था या हो गया था, आग का प्रयोग करना नहीं सीखा था, तो
मांस खा जाता था, इस तरह दूध और मांस की उसकी खाने की पूर्ति हो जाती थी व्यक्ति की। ऐसी स्थिति में उसने, आप देखिए, जिस जानवर को सबसे पहले पाला, कुत्ता पाला सुरक्षा की दृष्टि से, दूसरे जानवर जो पाला वो खाद्य की दृष्टि से पाला, क्योंकि इस समय जो खाने वाला आइटम था यही था इनके पास और कुछ था नहीं। पशुपालन के जो साक्ष्य मिलते हैं, अब अगर इसके पशुपालन के हम साक्ष्य देखें, जो क्वेश्चन पूछा जाता है पशुपालन के भारतीय उपमहाद्वीप में साक्ष्य, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू पशुओं के दो साक्ष्य मिलते हैं। पहला है बागोर और दूसरा है आजमगढ़। बागोर जो है यह राजस्थान में है और आजमगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश में है। तो बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बागोर किसके लिए प्रसिद्ध है? पशुपालन के लिए। बागोर कहाँ है? राजस्थान में। आजमगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? पशुपालन के। आजमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पशुपालन के वो कौन से स्थल हैं? जो नाम दे देगा चार, आप बताइए, तीन विकल्प दे देगा, चौथा रहेगा आजमगढ़ या बागोर। आपको ये टिक करना है। इस अब देखिए, हम पशुपालन की बात कर रहे हैं, मध्य पूर्व पाषाण काल का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो पशुपालन। पशुपालन में पहला कौन सा हुआ? कुत्ता हुआ। दूसरा कौन हुआ? भेड़ बकरी जो भी हुआ। और इसका साक्ष्य कहां से मिला? बागोर और आजमगढ़ से। अब हम देखेंगे, एक चीज और देखेंगे पशुओं के बारे में, क्या इनसे कुछ उपकरण भी बनाए जाते थे? यस, बनाए जाते थे। वो उपकरण कैसे होते हैं? वो उपकरण कैसे होते हैं? इस कालखंड में उपकरण बनाए जाते हैं हड्डी और सींग के, और खास करके हिरन के हड्डी एवं सींग के उपकरण बनाए जाते थे। अब ये कैसे पता लगा कि उस समय हड्डी और सींग के ही उपकरण बनाए जाते थे? इसके भी साक्ष्य मिले हैं। अब इसके साक्ष्य कहां से मिले हैं? उत्तर प्रदेश में एक स्थान है प्रतापगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश का जिला है। इस प्रतापगढ़ में पट्टी तहसील है, वहां पे एक स्थान मिला है महदहा। महदहा से इस बात की पुष्टि हुई है कि हिरन के सींग और हड्डी के उपकरण बनाए जाते थे। उपकरण में आभूषण होता था और व्यक्ति इन आभूषणों को पहनता था। कभी कभी इन आभूषणों को कब्र में दफनाने वाले व्यक्ति के साथ रखा गया है और कब्र में मिला भी है, उसका भी क्वेश्चन आता है।
तो जानवरों से संबंधित ये हो गया। व्यक्तियों से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है इस काल में। क्वेश्चन वही बता रहे हैं या उसी टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं जिस टॉपिक पे यूपीएससी या यूपीपीसीएस क्वेश्चन पूछता है और जो पूछा गया है, जो आने वाले आगामी परीक्षाओं में जिस पैटर्न पे पूछा जाता है उसी पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूं। निश्चित तौर से आप विश्वास रखिए, जो बता रहे हैं क्वेश्चन उसी में से आएगा। अगर उससे डायरेक्ट नहीं आया तो मिला जुला आएगा, आपको प्रश्न करने में अवश्य मदद मिलेगी, आसानी होगी। अब इसमें इस कालखंड में जो सबसे बड़ी बात होती है, एक तो पशुपालन हो गया, उसके बारे में जान गए। मानव का जीवन कैसा था उसके बारे में हम जानते हैं। मानव के जीवन के बाद उसकी जो अंत्येष्टि होती थी वो किस तरह की होती थी, उसके प्रमाण जो मिले हैं। अंत्येष्टि पे भी क्वेश्चन बनते हैं, उसके साक्ष्य पूछे जाते हैं, कहां से मिले हैं। तो महदहा जैसे हमने बताया मानव अंत्येष्टि, इससे क्वेश्चन बनते हैं। महदहा एक स्थान है, कहां पे है? यूपी में प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ जिले में उत्तर प्रदेश में महदहा एक स्थान है। इस महदहा में 3 तरह की अंत्येष्टि के प्रमाण मिलते हैं। 3 तरह की अंत्येष्टि के, 3 तरह अंत्येष्टि तो मतलब कब्र एक ही तरह की है, लेकिन उसमें सिंहा नहीं रोके नहीं, कब्र एक ही है। उस कब्र में जो है तरह तरह के अंत्येष्टि के उदाहरण मिलते हैं। जैसे एक तरह की कब्र है, उसमें युग्म समाधि है, युग्म समाधि। इस युग्म समाधि में एक स्त्री और एक पुरुष को एक साथ दफन किया गया है कब्र में। दूसरी तरह की एक समाधि है जिसमें व्यक्ति को आभूषण के साथ दफन किया गया है, आभूषण युक्त समाधि। तीसरी समाधि है, इसमें कुत्ते के साथ आदमी दफन। इसमें महदहा के अलावा एक स्थान और है, प्रतापगढ़ में ही है, वह स्थान है दमदमा। दमदमा एक ऐसा स्थान है, दमदमा एक ऐसा स्थान है जहां पे तीन व्यक्ति को एक ही कब्र में दफन किया गया है। इसके अलावा विंध्य क्षेत्र में एक स्थान है लेखहिया स्थान जो है ये विंध्य क्षेत्र में पड़ता है। और इस लेखहिया शिलाश्रय है, वास्तव में लेखहिया शिलाश्रय है, लेखहिया शिला वही गुफा है, शिलाश्रय या गुफा भी कह सकते हैं डायरेक्ट।
यहाँ भी व्यक्ति के अंत्येष्टि या दफन या कब्र के प्रमाण मिलते हैं, जिनकी संख्या जो है कहीं कहीं 17 मिलती है और कहीं कहीं 27 मिलती है। तो मध्य पाषाण काल के ये सारे बिंदु हैं जिनसे सारे क्वेश्चन यूपी पीसीएस में लगातार पूछे जाते रहे हैं। अदर पीसीएस में भी स्टेट के यूपी के अलावा बिहार वगैरह में पूछे जाते रहे हैं। फिर से हम इसको रिपीट कर दें। मध्य पाषाण काल जो इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है वो है पशुपालन। दूसरी जो सबसे बड़ी विशेषता है, उस समय के इसके औजार या हथियार जो पूरा पाषाण काल में बड़े थे, इस काल में छोटे हो गए। दूसरा, कुल्हाड़ी का उपयोग अभी भी इस काल में हो रहा है और पशुपालन किया जा रहा है। सबसे पहला पालतू पशु कुत्ता बना। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले? बागोर और भीलवाड़ा से मिले। उसके बाद हम आ जाते हैं कि पशुपालन के अलावा उस पशुओं के हड्डियों से भी क्या कुछ बनता था? उनके सींगों से बनता था? यस, बनता था। हिरण के सींग से आभूषण बनते थे, हिरण के सींग से माला बनती थी, हिरण की हड्डियों से भी आभूषण बनते थे। उसका उपयोग मानव अपने जीवन में करता था। ये सारे प्रश्न हो गए। फिर प्रश्न आता है कि स्त्री और पुरुष एक साथ कहां पे दफन हैं, वो बताइए। तो महदहा में दफन है। महदहा में एक चीज और होता है, एक चीज और मिलता है कि इस कालखंड में, मध्य पाषाण काल में, मानव के संपूर्ण अस्थि पंजर या नरकंकाल या स्केलेटन मिलने लगते हैं। इसको आप लोग विधिवत समझ लीजिए कि पूरा पाषाण काल में व्यक्ति के जो जीवाश्म मिले हैं, स्कल मिले हैं या कुछ छोटे छोटे पार्ट मिले हैं, पूरा नरकंकाल नहीं मिला है। मध्य पाषाण कालीय कालखंड है जब व्यक्ति के पूरे स्केलेटन, नरकंकाल या पूरे अस्थिपंजर पूरी बॉडी के मिलने लगते हैं। और कहां कहां से मिले हैं ये अस्थिपंजर, कहां कहां से मिले हैं, अगर इनको हम देख लें तो जैसे दमदमा महदहा है, लेखहिया है और भी स्थानों से पूरे भारत में मिलने के धीरे धीरे साक्ष्य मिल रहे हैं। यहां पे हमने लेखहिया महदहा बता दिया, शार्ट में बता दिया। ये कालखंड आपका कंप्लीट होता है। अब आपका तीसरा कालखंड आता है नवपाषाण काल का। नवपाषाण काल की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है व्यक्ति उपभोक्ता से उत्पादक बनता है। अर्थात अभी तक उसको जो प्राकृतिक रूप से वनस्पतियां मिलती थीं, जो बीज, फल, फूल, कंदमूल मिलते थे, उनको खाता था। अब उन कंदमूलों को उसने लंबे टाइम तक, या बीजों को, या जो भी वनस्पतियों को उसने देखा लंबे टाइम तक, कई सालों तक देखा होगा कि उग रही हैं किसी सीजन विशेष में, उससे बीज गिर रहा है, फिर उससे पौधे बन रहे हैं। उसने इन बीजों को सुरक्षित किया होगा और फिर उसको रोपना शुरू किया होगा और उपजाना शुरू किया होगा। तो इस व्यवस्था से कृषि की शुरुआत हुई। कृषि की शुरुआत मानव जीवन में बड़ी क्रांति लाती है। दो कालखंडों में आपने देखा कि मानव जीवन अभी तक घुमक्कड़ था, खानाबदोश था, अब मानव जीवन अस्थायी होने जा रहा है। अंतिम कालखंड पाषाण काल का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उस कालखंड का नाम है न्यूलिथिक एज या नवपाषाण काल।
पाषाण काल। इस काल की जो सबसे प्रमुख विशेषता है, प्रमुख विशेषता जो है वो है कृषि या अन्न उपजाना। या कल्टीवेशन। व्यक्ति अब अन्न उपजाना शुरू कर दिया। अन्न उपजाने के साथ जो सबसे बड़ा परिवर्तन मानव जीवन में आएगा वो होगा अस्थाई जीवन का। अस्थाई जीवन। व्यक्ति अब खाना बदोशी की जिंदगी छोड़ के, घुमक्कड़ की जिंदगी छोड़ के एक जगह रहेगा। कारण स्पष्ट है कि जब कृषि करेगा तो कोई भी फसल 2-4 महीने के पहले नहीं तैयार होगी, उससे ज्यादा भी टाइम लग सकता है। उस फसल की सुरक्षा के लिए व्यक्ति अब अस्थाई जीवन की तरफ बढ़ेगा। अस्थाई जीवन की तरफ बढ़ेगा तो अपने अस्थाई आवास बनाएगा और इस तरह से अस्थाई बस्ती का मानव जीवन में शुभारंभ होता है। अस्थाई बस्ती बनेगी। एक तो ये होगा। दूसरा, इसके अलावा व्यक्ति जब कृषि करेगा, अन्न उपजाएगा, उसको रखने के लिए जगह चाहिए, तो फिर धीरे धीरे वो पहिए का आविष्कार कर लेगा। इसके आविष्कार से कुंभकारी आ जाएगी और मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू करेगा। ये परिवर्तन मानव जीवन में आएगा। अब हम कुछ बस्तियों को देखते हैं। जैसे अब अन्न की बात करते हैं, पहले अन्न की बात कर लेते हैं। अगर व्यक्ति ने पहले अन्न उपजाना शुरू किया तो प्रथम अन्न जो व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया गया, प्रथम अन्न कौन सा था? वो था जौ या बल्ले। प्रथम अन्न पूछा जाता है कि मानव द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्रथम अन्न या मानव द्वारा उपजाया जाने वाला प्रथम अन्न कौन सा है? वो है जौ। अब एक स्थान है मेहरगढ़ और दूसरा स्थान है लहुरा देव। लहुरा देव। अब इन दोनों की क्या विशेषता है? ये दोनों नवपाषाणकालीन कृषक स्थल एवं बस्ती भी हैं। मेहरगढ़ और लहुरा देव। मेहरगढ़ कहां पे है? बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रांत है। दूसरा लहुरा देव कहां है? संत कबीरनगर जिला उत्तर प्रदेश में है। ये दोनों प्राचीन बस्तियां हैं। मेहरगढ़ का जो कालखंड है यह है 7000 BC का कालखंड। यहां से जो चीजें मिली हैं वो गेहूं और जौ मिली हैं। यहां के लोग गेहूं जौ के अलावा रागी, कुल्थी, कपास, और कपास उगाते थे मेहरगढ़ वाले। संत कबीरनगर जिला का जो कालखंड है वो है 8000 BC का।
इस कालखंड में जो चीजें उपजाई गई या जो चीज साक्ष्य के रूप में मिली वो है चावल। स्पष्ट रूप से हम देख पा रहे हैं, एक का कालखंड 7000 बीसी है और दूसरे का कालखंड 8000 बीसी है। प्रश्न पूछा जाता है यूपीपीसीएस, पीसीएस या यूपीएससी में कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीन कृषक बस्ती कौन सी है या कृषि करने वाला स्थान कौन सा है। तो दो विकल्प रहता है, कभी दोनों रहता है, कभी एक रहता है। अगर दोनों लहुरा देव और मेहरगढ़ है तो उत्तर होगा लहुरा देव। स्पष्ट है कि 8000 बीसी का है, इससे प्राचीन है। अगर ये लहुरा देव नहीं होगा, उत्तर होगा मेहरगढ़। ये हो गया आपके कृषि और बस्ती। मेहरगढ़ की एक और खासियत है, मेहरगढ़ ऐसी जगह है जहां पे पाषाण काल पे आप देख ही रहे हैं कृषक बस्ती बनी, कृषि की शुरुआत यहाँ पे हुई, विभिन्न तरह के यहाँ पे फसल उगाए जा रहे हैं और ये पूरा इसका हड़प्पा सभ्यता तक विस्तार होता है। अर्थात कि मेहरगढ़ ऐसी जगह है जहां पे कृषि की शुरुआत हुई और इसके जो सांस्कृतिक चरण थे वो हड़प्पा सभ्यता तक अनवरत रूप से चलते रहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है वो कौन सी जगह है जो हड़प्पा और सिंधु घाट, जो मेहरगढ़ ऐसी कौन सा स्थल है पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता तक उसका अनवरत रूप से सांस्कृतिक चरण जारी है, तो वो स्थान है मेहरगढ़। अब कुछ स्थान और हैं, जैसे एक तो हमने फसल की बात कर ली और कृषक बस्ती की बात कर ली, कंप्लीट हो गया। कुछ बस्तियां और हैं, हमने देखा मेहरगढ़ में कृषि की प्राचीनतम बस्ती कृषक बस्ती है और ये बस्ती जो बनी है ये कच्ची ईंट की बनी है, कच्ची ईंट की बनी है, नंबर 1। इसके अलावा जो दूसरे स्थान है, एक स्थान है बुर्ज होम। ये स्थान कहां पे है, ये कश्मीर में है। दूसरा स्थान है गुफ कराल, ये कहां है, ये भी कश्मीर में है। इन दोनों स्थानों पे जो साक्ष्य मिले हैं मानव के रहने के लिए वो गड्ढा घर के साक्ष्य हैं, उनको गर्त या गड्ढा आवास कहते हैं। अर्थात गर्त आवास, इन दोनों जगहों पे गर्त आवास मिले हैं। अर्थात व्यक्ति जो है गड्ढा बना के जमीन के नीचे उसमें रहता था। तो प्रश्न पूछा जाता है गर्त आवास के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो वो स्थान है, गर्त आवास के साक्ष्य कहां से मिले हैं, वो है बुर्ज होम से एक चीज और निकल के आती है सामने और वो ये होती है कि यहां पे जो कब्र है, जो समाधि है, कब्र या समाधि है, इसमें व्यक्ति एवं कुत्ता एक साथ दफन किए गए हैं।
प्रश्न बनता है कि बुर्ज होम कहाँ है? कश्मीर में है। गड्ढा घर कहाँ से मिलता है? बुर्ज होम से मिलता है। कुत्ता और मानव कहाँ कहाँ दफन किए गए हैं एक साथ? वो बुर्ज होम में दफन किए गए हैं। ये हो गया। कुछ स्थान और हैं दक्षिण भारत के। एक है संगनकल्लू, संगनकल्लू, और एक है पिकलीहल, पिकलीहल। ये दोनों स्थान से जो है राख के टीले मिले हैं, राख के टीले मिले हैं, राख के टीले। अब ये राख के टीले हैं क्या वास्तव में? उस समय की जो कृषक बस्ती थी उसके जले हुए ये अवशेष मात्र हैं जो वहां से मिले हैं। पिकलीहल आंध्र प्रदेश में है, संगनकल्लू ये आंध्र प्रदेश में है और संगनकल्लू कर्नाटक में है। एक और अंतिम स्थान बचता है चिराद। चिराद जो है बिहार में पड़ता है, चिराद बिहार में पड़ता है। यहां पे हिरण के सींग और हड्डी के बने आभूषण मिलते हैं। इस तरह हमारा ये कालखंड भी कंप्लीट हो गया। हमने देखा कि पाषाण काल का अर्थ क्या है। अर्थ यह है कि मानव जीवन पत्थरों पे ही आश्रित था, पत्थर की गुफा में रहता था, पत्थर के औजार हथियार इस्तेमाल करता था। 3 कालखंडों में बांटा गया। अगर हम उसको पत्थर के उपकरण के रूप में देखेंगे, पहले बड़े फिर छोटे, उसके बाद पालिशदार। अगर हम उसको मानव जीवन के डेवलपमेंट के चरण के रूप में देखेंगे तो व्यक्ति पहले घुमक्कड़ था, खाना बदोश की जिंदगी जीता था, शिकारी और संग्राहक था। उसके बाद फिर वो पशुपालक बना और अंत में उसने अन्न उपजाना सीखा। अन्न उपजाना सीखने के बाद उसके जीवन में स्थायित्व आया और वो बस्ती बनाने लगा। धीरे धीरे उसकी कल्चरल एक्टिविटी बढ़ने लगी और धीरे धीरे इस तरह से पाषाण काल के अंतिम चरण तक आते आते व्यक्ति सांस्कृतिक चरण की तरफ बढ़ जाता है, जिसका विस्तार हम हड़प्पा सभ्यता में आने वाले समय में, आने वाले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।